गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों का सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज़। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लेसन नंबर 7 स्टार्ट किया है, जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, व्यावसायिक वित्त के साधन। यहाँ पर लेसन नंबर 7 में जहाँ तक अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है उसे हम एक बार शॉर्टली रिवाइज कर लेते हैं और आगे का पार्ट कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने इसमें पढ़ा था सबसे पहले बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग, कि व्यावसायिक वित्त क्या होता है, इसका अर्थ क्या है। तो हमने यही जाना बिजनेस मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस में कि जो भी बिजनेस रहता है उसमें हमेशा अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, अपनी नीड को पूरा करने के लिए, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसे अपने बिजनेस में फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। फाइनेंस इट मीन्स फंड, रुपयों की ज़रूरत पड़ती है। और यही फंड, यही रुपया, यही अमाउंट वो कहाँ से अवेलेबल करता है, किस तरह से अरेंज करता है, क्या क्या सोर्सेस होते हैं उसके, यही सब चीज़ें हमने यहाँ पर देखी हैं। तो हमारे बिजनेस की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स और नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो फंड हम यूज़ करते हैं, जो अमाउंट हम यूज़ करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं, वही काउंट होगा बिजनेस फाइनेंस में। सेकंड नंबर पे हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर्स बिजनेस फाइनेंस के। तो यहाँ पर 8 पॉइंट है, 7 पॉइंट है, एनी 4 to 5 पॉइंट आप लोगों को लर्न करके कॉपी में नोट करना है, ये मैंने आप लोगों को कहा था। सेकेंड नंबर पे हम लोगों ने देखे थे सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जिसके सिग्निफिकेंस मतलब इसके क्या कार्य नियोजित होते हैं। तो यहाँ पर भी 9 पॉइंट है। इन 9 पॉइंट्स में से यानी 5 पॉइंट आप लोगों को कॉपी में नोट करके लिखना है, लर्न करके लिखना है। थर्ड नंबर पे हम लोगों ने देखा था 7.4 टाइप्स ऑफ यूजेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, कि कितने प्रकार का बिजनेस फाइनेंस होता है, व्यावसायिक वित्त कितने प्रकार के होते हैं। व्यवसाय के हिसाब से, व्यवसाय के आकार के हिसाब से, मतलब अकॉर्डिंग टू बिजनेस के साइज के अकॉर्डिंगली हम लोग फाइनेंस को भी अलग अलग कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो कि मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड है, जिसका फर्स्ट पॉइंट है लॉन्ग टर्म फाइनेंस, सेकंड पॉइंट है बिजनेस मीडियम टर्म फाइनेंस और थर्ड है शॉर्ट टर्म फाइनेंस। अब लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म हम लोग समझ चुके हैं। लॉन्ग टर्म यानी जहाँ का ड्यूरेशन ज़्यादा है जहाँ पे अवधि ज़्यादा रहेगी, जो ड्यूरेशन रहेगी वो ज़्यादा रहेगी, मैक्सिमम 10 ईयर, तो वो हमारा काउंट हो जाता है लॉन्ग टर्म में। मीडियम टर्म वो रहता है जिसमें ड्यूरेशन आपकी 1 ईयर से ज़्यादा लेकिन 10 ईयर से कम हो, तो वो मीडियम टर्म में काउंट होता है, क्योंकि ऐसा बिजनेस जो रहता है वो अपनी छोटी आवश्यकताओं को ही पूरा करने के लिए इस तरह का फाइनेंस लेता है, लोन लेता है, पैसा लेता है। लास्ट है हमारा शॉर्ट टर्म फाइनेंस। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस वो फाइनेंस होता है जो अपनी बिजनेस की डेली नीड्स को, डेली रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए पैसा लगाते हैं। डेली नीड्स में वो सभी एक्सपेंसेस भी काउंट हो जाएंगे, वो सभी चीज़ें इन्वॉल्व रहेंगी जो हमारे बिजनेस में डेली बेसिस पर होती हैं। जैसे हमें कहीं का अपने शॉप का रेंट देना है, अपनी दुकान का किराया देना है, रेंट है, वेजेस है, सैलरी है, रिफ्रेशमेंट है, अदर पैकिंग एक्सपेंसेस है, टेलीफोन एक्सपेंसेस है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ऐसे बहुत सारे से रोज के छोटे खर्चे जो हमें रोज पूरा करके अपने काम को कंप्लीट करना होता है। तो यही इन डेली बिजनेस के डेली प्रोसेस के जो एक्सपेंसेस रहते हैं उसे फुलफिल करने के लिए जो अमाउंट या इन्वेस्टमेंट हम करते हैं वो हमारी काउंट हो जाती है शॉर्ट टर्म में। तो इस तरह से हमने लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म देखा। लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म को देखने के बाद में हम लोगों ने यहाँ पे ऑनर्स फंड देखा था, वर्किंग कैपिटल देखी थी और फिक्स्ड कैपिटल देखी थी। तो फिक्स्ड कैपिटल और ब्लॉक कैपिटल सेम होती है। फिक्स्ड कैपिटल वो इन्वेस्टमेंट पार्ट होता है या वो पूंजी होती है, वो कैपिटल होती है जो बिजनेस में फिक्स्ड असेट्स को परचेज करने के लिए या परमानेंट असेट्स को परचेज करने के लिए, उनकी फिटिंग करने के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं। ऐसी संपत्तियों को क्रय करने में जो पैसा लगाया जाता है वो काउंट होगा हमारा यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स में। फिक्स्ड एसेट्स को देखने के बाद में अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल जिसे हिंदी में कहा जाएगा चालू पूंजी या चल पूंजी। तो वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जो बिजनेस की डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए की जाती है। मतलब छोटे मोटे एक्सपेंसेस जो है, जैसे रॉ मटेरियल परचेज करना है, क्योंकि रॉ मटेरियल आएगा तभी हम फिक्स्ड में उसको डेवलप कर पाएंगे, अपने वहाँ का कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे। तो रॉ मटेरियल को परचेज करना, सैलरी देना, वेजेस देना, इसके अलावा फिनिशिंग है, फर्निशिंग है, ये सब छोटे मोटे जो एक्सपेंसेस रहते हैं वो हमारे अकाउंट होंगे वर्किंग कैपिटल में। तो यहाँ पे फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का मीनिंग देखने के बाद हम लोग देखते हैं अब टाइप्स ऑफ फाइनेंस अकॉर्डिंग टू सोर्स। ऑनर्स फंड सेकंड नंबर पे दिया है बोरोड फंड। अब ऑनर्स फंड और बोरोड फंड में यहाँ पे इन दोनों के बीच में अंतर भी दिए हुए हैं
और यहाँ पे इन दोनों का मीनिंग भी दिया हुआ है। अंतर को हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे 11 पॉइंट है इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस के, जहाँ से यानी 8 पॉइंट आप लोगों को लर्न करके अपनी कॉपी में नोट करने थे। ऑनर फंड वो होता है जो हमारा खुद का पैसा होता है, हम किसी से उधार लेकर यूज़ नहीं करते हैं। और बोरोड फंड वो फंड होता है, बोरो का मतलब ही हुआ उधारी, तो बोरोड फंड वो जो पैसा हम किसी व्यक्ति से, किसी संस्था से उधार लेके अपने बिजनेस में यूज़ करते, जिसके बदले में हमें उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये ऑनर्ड फंड और बोरोड फंड हुआ। ऑनर्ड फंड और बोरोड फंड का हम लोगों ने यहाँ पे डिफरेंसेस भी देखे थे, जिसके 11 पॉइंट्स में से इन्हीं के 8 पॉइंट आप लोगों को करना है। अब यहाँ पर दिया हुआ है लॉन्ग टर्म फाइनेंस, मीडियम टर्म फाइनेंस और शॉर्ट टर्म फाइनेंस के डिफरेंस। इन तीनों पॉइंट को आप लोगों को एज इट इज़ लर्न करना है, क्योंकि ये पीछे हमने इसमें अंतर भी पढ़े। इसके बाद हम लोगों का पॉइंट स्टार्ट हुआ था फिक्स्ड कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल वही होती है, या ब्लॉक कैपिटल वही कैपिटल होती है जो फिक्स्ड एसेट्स को परचेस करने में यूज़ होती है। और फिक्स्ड कैपिटल में क्या क्या चीज़ें आती है, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, फिक्चर्स है, पेटेंट है, इक्विपमेंट है, टूल्स है, ये सब चीज़ें हमारे काउंट होती है फिक्स कैपिटल में। फिक्स्ड कैपिटल के हम लोगों ने यहाँ पे फैक्टर्स देखे थे फिक्स्ड कैपिटल के। ये देखने के बाद में हम लोगों ने यहाँ पे इसका फिक्स्ड कैपिटल के सोर्सेज देखे थे कि फिक्स्ड कैपिटल के सोर्सेज कितने होते। तो यहाँ पे यानी 7 पॉइंट दिए हुए, इन सबको हम लोगों ने डिटेल में 1 बाय 1 देखा। अब आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर ये भी हम पढ़ चुके। पर्टिकुलर शेयर जो रहता है, कंपनी की जो कैपिटल रहती है, उसको जब हम छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देते तो वो शेयर होते हैं। और कंपनी में जो शेयर रहते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर और एक होता है प्रेफरेंशियल शेयर, जिसको हम लोग यहाँ पर पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। इक्विटी शेयर का हम लोगों ने मीनिंग भी पढ़ा था, उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर प्रेफरेंशियल शेयर को भी हम लोगों ने पढ़ा, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर देखा हम लोगों ने, कितने प्रकार के प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं। तो यहाँ पर 9 पॉइंट्स आपको प्रेफरेंशियल शेयर की कैटेगरीज दी हुई है कि 9 प्रकार के प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं, जिनको हम लोगों ने एक एक करके यहाँ पे देखा था। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ के बाद में मेरिट्स ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर और डीमेरिट्स ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर, ये पार्ट भी हम कर चुके हैं। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंशियल शेयर में डिफरेंसेस दिए, जिसमें 6 to 8 पॉइंट आप लोगों को करना है लर्न करके कॉपी में, क्योंकि यहाँ पे 12-13 पॉइंट आपको बुक में दिए। 6 to 8 पॉइंट आप लोगों को मैंने कहा है कॉपी में नोट करके आप लोग लिखेंगे, लर्न करेंगे। इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर के डिफरेंसेस देखने के बाद में यहाँ पर हमारा जो बीच था वो शेयर और स्टॉक के बीच में डिफरेंसेस था। तो शेयर और स्टॉक के बीच का डिफरेंस भी हम लोग समझ चुके हैं। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है ये भी हम लोगों ने देखा है। टाइप्स ऑफ डिबेंचर भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि डिबेंचर क्या होते हैं। जिस तरह से कंपनी अपने यहाँ पे शेयर्स का पार्ट प्रोविज़न रखती है, अंशों का प्रोविज़न रखती है, उसी तरह से कंपनी अपने बिजनेस में, अपने कंपनी में, अपने प्रोडक्शन में डिबेंचर्स का भी यूज़ करती है, जो कि हिंदी में होते हैं ऋण पत्र। ऋण पत्र भी जस्ट लाइक डिबेंचर की ही तरह होते हैं। ये भी बिजनेस का कैपिटल फंड में काउंट होगा, साथ ही साथ में बिजनेस की लाइबिलिटीज़ रहती हैं, और ये एक एग्रीमेंट बेसिस इनकी पूरी प्रोसेस रहती है। तो यहाँ पे डीमेरिट्स इसके दिए हुए हैं, टाइप्स ऑफ डिबेंचर, कितने प्रकार के डिबेंचर होते हैं, ये भी हम लोगों ने पढ़ा। फिर डिबेंचर के मेरिट्स और डीमेरिट्स भी हम लोगों ने देखे थे कि डीमेरिट्स और मेरिट्स क्या होते हैं डिबेंचर्स के। मेरिट डीमेरिट देखने के बाद में शेयर में और डिबेंचर में डिफरेंसेस देखे, और वाई डिबेंचर आर नॉट पॉपुलर इन इंडिया, डिबेंचर्स की इंपॉर्टेंस क्यों नहीं है इंडिया में, तो उसके रीज़न भी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिए थे। अब शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर कौन होते हैं, तो होल्डर इन द सेंस यहाँ पे जो व्यक्ति अंशों को खरीदता है वो कहलाएगा शेयर होल्डर, और जो व्यक्ति यहाँ पे डिबेंचर्स को, ऋण पत्रों को खरीदता है, वो व्यक्ति कहलाएगा डिबेंचर होल्डर। तो यहाँ पे शेयर्स और डिबेंचर दोनों को हम लोगों ने डिटेल में पूरा कंप्लीट पढ़ा है। तो आप लोगों को इनके डिफरेंसेस करना बहुत ईजी रहेंगे, ये भी आपको 4-3 पॉइंट करना है। नेक्स्ट हम लोगों ने जो देखा था वो देखा था इंटरनल फाइनेंसिंग। इंटरनल फाइनेंसिंग भी हम लोग पढ़ चुके, पूरा पार्ट हम लोगों ने कवर करा है। पब्लिक डिपॉजिट भी हम लोगों ने देखा है। पब्लिक डिपॉजिट यानी होता क्या, जनता के द्वारा जमा किया हुआ या एकत्र किया हुआ पैसा, पब्लिक डिपॉजिट हम लोग देख चुके हैं। इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग भी हम लोगों का कवर हो चुका है। ये सब आप लोगों को हर चीज़ के इसके 3-3, 2-2 पॉइंट लिखना है अपनी कॉपी में नोट करने के बाद में। यहाँ पे हम लोगों का था पब्लिक डिपॉजिट्स में, पब्लिक डिपॉजिट का मीनिंग देखने के बाद में हम लोगों ने यहाँ पे पब्लिक डिपॉजिट्स के मेरिट देखे, जो कि 7 पॉइंट है, तो यानी 3 पॉइंट आप लोगों को करना है।
डीमेरिट्स के 5 पॉइंट है तो यानी 3 पॉइंट आप लोगों को पब्लिक डिपॉजिट के डीमेरिट्स के लिखना है। सेकंड नंबर पे हम लोगों का जो पॉइंट था वो था इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग। तो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग का भी यहाँ पे हम लोगों ने मीनिंग देखा, साथ ही साथ में यहाँ पे हम लोगों ने इसके मेरिट्स देखे थे। तो मेरिट्स में 9 पॉइंट है तो यानी 4 पॉइंट आप लोगों को लिखना है। सेम सिचुएशन डीमेरिट्स में यहाँ पे 7 पॉइंट है तो डीमेरिट्स के यहाँ पे आपको 4 पॉइंट लिखना है। तो इस तरह से हमारा यहाँ तक का वर्क कंप्लीट होता था। इसमें लास्ट में हम लोगों ने इसके ऑब्जेक्टिव्स भी देखना है। तो ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे हम लोगों को जो पॉइंट दिए हुए, ऑब्जेक्टिव हम लोगों के रह गए, आज से हम लोग ऑब्जेक्टिव का पॉइंट लेते। हम लोगों ने इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग के डीमेरिट्स का पार्ट कवर करा है। अब हम लोग यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग फर्स्ट नंबर पे इस पर देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव। इसमें दिया हुआ है टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग। तो जो भी इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग होते हैं वो प्रमोट करते हैं, कैपिटल इंफॉर्मेशन देते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ इंडिया इन वेरी लो एंड राइजिंग कैपिटल ऑफ इंस्टीट्यूशनल कंपनीज इन अ सीरियस प्रॉब्लम। मतलब इंस्टीट्यूशनल जो फाइनेंस रहते हैं, फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट रहते हैं, वो हमारे यहाँ पे इंडिया में कैपिटल का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब पूंजी की व्यवस्था करते हैं। हमारे यहाँ पे प्रत्येक क्षेत्र के लिए, हर जगह के लिए उनकी कैपिटल फैसिलिटीज़ वो अवेलेबल करवाते हैं, जिससे व्यक्ति अपना बिजनेस की सीरियस प्रॉब्लम को फेस कर सके। मतलब जहाँ पे भी व्यक्ति, बिजनेसमैन को या कंपनी के व्यक्तियों को अपनी बिजनेस को डेवलप करने के लिए अपने बिजनेस में फाइनेंस की ज़रूरत पड़ रही है, पूंजी की मात्रा की आवश्यकता पड़ रही है, तो वो उस फंड को ईजी वे में अवेलेबल करवाने की एक प्रोसेस करते हैं। सेकंड नंबर पे दिया हुआ है टू डेवलप कैपिटल मार्केट। यहाँ पे हमारे पास में सेकंड नंबर पे दिया हुआ है टू डेवलप कैपिटल मार्केट। तो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग का मेन सोर्स यही रहता है या मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि वो कैपिटल मार्केट को लॉन्च करे और इंडिया में उसको डेवलप करे, ताकि हर व्यक्ति, हर तरह का व्यक्ति, हर क्षेत्र का व्यक्ति इस मार्केट की फैसिलिटीज़ का यूज़ कर सके और अपनी प्रॉब्लम को फेस करके इन फ्यूचर अपने बिजनेस को थ्रू आउट आगे बढ़ा पाए। तो इनका मुख्य उद्देश्य कैपिटल मार्केट को डेवलप करना है, क्योंकि यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो अदर बैंक्स और अदर एरिया के अकॉर्डिंगली कम रहता है, क्योंकि इनका काम ही बिजनेस की नीड्स को, रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए पूंजी लगाना होता है। तो यहाँ पे कैपिटल मार्केट के डेवलपमेंट के लिए ये फोकस करते हैं। सेकंड नंबर पे दिया हुआ है टू एक्सेलरेट द रेट ऑफ कैपिटल इन्फॉर्मेशन। द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन मतलब यहाँ पे कैपिटल इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग जो रहते हैं हैव बीन एस्टेब्लिश द एक्यूरेट रेट ऑफ द कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। यहाँ पर ये उस तरह की रेट का इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस रेट से इंटरेस्ट पे करवाते हैं जो हर कोई व्यक्ति के लिए इजीली वेरिएबल हो। आगे दिया हुआ है टू असिट्स प्लान ग्रोथ। टू असिट्स प्लान ग्रोथ मतलब यहाँ पर हमारे प्लान के अकॉर्डिंगली जो भी हम लोगों ने अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए जो एक पूरा एक रफ प्लानिंग करके रखा हुआ है, तो उस प्लान को सक्सेस करने के लिए या उस प्लान के अकॉर्डिंगली हमें फंड अवेलेबल करवाते हैं। टू प्रोवाइड फाइनेंसिंग असिस्टेंस टू स्मॉल सेक्टर। ये स्मॉल सेक्टर मतलब जो छोटे क्षेत्र होते हैं, छोटे क्षेत्र यानी जहाँ पर व्यक्ति अपना बहुत ज़्यादा बिजनेस का प्रचार प्रसार नहीं कर पाया है, या जहाँ पे वाकई में नीड है लेकिन उसे इजीली अवेलेबल फंड नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ पर ये उस चीज़ के लिए वर्क करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये इसके ऑब्जेक्टिव है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग। इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग के टाइप्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे है लोन एंड एडवांस। लोन्स एंड एडवांस मतलब ये यहाँ पर हमें लोन भी देते हैं और साथ ही साथ में एडवांस पैसा भी देते हैं। इसकी जो एक टाइम पीरियड जो रहता है ये यहाँ पे 25 ईयर का रहता है, मतलब 25 साल के अंदर अंदर आपको इस इंस्टॉलमेंट के बेसिस पर यहाँ पे जो भी आप इन्वेस्टमेंट, जो भी फंड आप लेते हो कैपिटल के रूप में अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, वो आपको 25 ईयर के अंदर अंदर इंस्टॉलमेंट बेसिस पे किस्तों के आधार पर भरना होता है। ग्रेजुटी तो यहाँ पे दिया होता स्पेशल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड ग्रेजुटी फॉर लोन्स, मतलब यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग में स्पेशल क्राइटेरिया में आने वाली चीज़ों के ऊपर यहाँ पे हमें ग्रेजुटी का भी प्रोविज़न रहता है, और यहाँ पे यूनिट्स फ्रॉम अदर सोर्सेज। और ये जो ग्रेजुटी का जो सोर्स रहता है वो अदर सोर्सेज के अकॉर्डिंगली यहाँ पे बेटर होता है। इन्वेस्टमेंट दिस इंस्टीट्यूशनल डायरेक्टली सब्सक्राइब्ड टू द शेयर एंड द डिबेंचर इशूड बाय इंस्टीट्यूशनल कंपनीज। यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट उन्हीं कंपनीज से होता है जो अपने यहाँ पे शेयर और डिबेंचर्स का प्रोविज़न रखती हैं।
तो इस तरह से ये उन्हीं कंपनी पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए फंड इजीली अवेलेबल करवाते हैं। अंडर राइटिंग मतलब यहाँ पे दिया हुआ द स्पेशल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट आर पॉपुलर एज द बिगेस्ट अंडर राइटिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज। ये जो अंडर सिक्योरिटीज रहती हैं उनके अकॉर्डिंगली ये इजी वे में वर्क करते हैं। मर्चेंट बैंकिंग यहाँ पे मतलब यहाँ पे हर डिपार्टमेंट की अलग अलग वो रहती है, अरेंजमेंट रहती है। आपको अगर पर्टिकुलर एडवाइस ही चाहिए कि किस तरह से आपको सजेशन लेना है तो उसका डिपार्टमेंट अलग रहेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग रहेगा, इंटरेस्ट आपको किस तरह से कैसे पे करना रहेगा, हर चीज़ यहाँ पे अलग अलग एरियाज में डिवाइड रहती है। ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी, तो यहाँ पे अपने पेपर प्रोजेक्ट हर चीज़ की आपको एक ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो आपको किस तरह से प्रोसेस करना पड़ेगी। तो ये सब थे। अब आगे हम लोगों को दिया हुआ है मेन स्पेशल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट ऑफ वर्किंग इन इंडिया। तो इसके आप एक बार सिर्फ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद में दिया हुआ है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशन, नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। ये पर्टिकुलर गांवों से संबंधित होती है, एग्रीकल्चर खेती से संबंधित और रूरल एरियाज के लिए ये बैंक अपनी परफॉर्मेंस होता है। आगे दिया हुआ है इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। तो इस तरह से यहाँ पे मेन स्पेशल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन दिए हुए जो इंडिया में कार्यरत है। इंडिया में कार्य करने पर ये हर वर्ग के व्यक्ति, हर वर्ग के बिजनेसमैन, हर व्यापारी को ये इजी वे में पैसा अवेलेबल करवाते हैं। और यहाँ का इनका मुख्य उद्देश्य, इस इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग का मुख्य उद्देश्य यही रहता है, ये अपने यहाँ पे प्रत्येक क्षेत्र में हर जगह पे अपनी ब्रांचेस इसीलिए प्रोवाइड करवाते ताकि उनके कस्टमर्स को किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े और इजी वे में उन्हें यहाँ पे फंड अवेलेबल हो सके। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने देखा मेन स्पेशल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन वर्किंग इन इंडिया। अब हम लोग यहाँ पे अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वो है टर्म्स लोन्स फ्रॉम बैंक। टर्म्स लोन्स फ्रॉम बैंक में दिया हुआ है, टर्म लोन का यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है, मीनिंग ऑफ टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक, द नेशनलाइज्ड बैंक एडवांस मनी टू बिजनेस एंड इंस्टीट्यूशनल कॉर्नर्स फॉर 2 or 10 ईयर। फॉर 2 or 10 ईयर इट इज कॉल्ड टर्म लोन। मतलब टर्म लोन यानी जब भी कोई इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग या कोई भी बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक जब अपने कस्टमर को लोन प्रोवाइड करवाती है तो उसका मिनिमम टाइम पीरियड रहता है, स्टार्टिंग रहती है 2 ईयर से और मैक्सिमम 10 ईयर, 2 to 10 ईयर, मतलब 2 से 10 साल की अवधि के बीच में ये बैंक कार्य करती है। टर्म्स लोन फ्रॉम बैंक मतलब ये कार्य करते हैं, इसी को ही हम लोग यहाँ पे टर्म लोन कहते हैं। टर्म इट मीन्स दो मतलब वहाँ पे हमारा मिनिमम 2 ईयर और मैक्सिमम 10 ईयर में ये पूरी प्रोसेस चलती है। सच लोन्स आर ग्रांटेड टू द बेसिक ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। और ये जो लोन रहते हैं वो हमारे बेसिक फाइनेंशियल पोजीशन पर डिपेंड करते हैं कि हमने कितना फाइनेंस लिया, उसके अकॉर्डिंगली हमें हमारा पूरा आगे का इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट पे करना रहता है। फ्यूचर इनकम, मैनेजमेंट एफिशिएंसी, लिक्विडिटी ऑफ असेट्स एंड ऑफ द बोरोविंग कंसर्न। मतलब यहाँ पे ये जो लोन टर्म फाइनेंस रहती है, जो बैंक रहती है, ये इन सभी चीज़ों के ऊपर फाइनेंशियल पोजीशन, फ्यूचर इनकम, मैनेजमेंट एफिशिएंसी, लिक्विडिटी एंड असेट्स ऑफ द बोरोविंग कंसर्न, ये इन सब बेसिस को देखने के बाद, जांच पड़ताल करने के बाद में ही आपको लोन अवेलेबल करवाती हैं ये बैंक्स। और इन लोन का जो ड्यूरेशन रहता है पर्टिकुलर बिजनेस फाइनेंस के पर्पज से वो 2 to 10 ईयर तक का रहता है। आगे इसमें सेकंड नंबर पे हमको दिया हुआ है मेरिट्स ऑफ टर्म लोन्स। मेरिट ऑफ टर्म लोन की क्या मेरिट्स होते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है फ्लेक्सिबल सोर्स, ये इजीली फ्लेक्सिबल होता है, इसमें आसानी से चेंज भी किया जा सकता है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ये इंक्रीज डिक्रीज होता है, इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम ज़्यादा होती रहती है, और इंटरेस्ट का सोर्स या इंस्टॉलमेंट का सोर्स भी हम हमारी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा या आगे पीछे कर सकते हैं। रीपेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, जो भी यहाँ पे हमारी इंस्टॉलमेंट बनती है उस लोन के ऊपर, इस इंस्टॉलमेंट के ऊपर यहाँ पे हम लोग रीपेमेंट की फैसिलिटीज भी रखते हैं। आगे दिया हुआ है ऑटोनॉमी इंटेक्ट का भी एक इसमें प्रोविजन रहता है। कंटिन्यूएशन एंड चीप, ये जो बैंक रहती है इनका जो सोर्सेस रहते हैं वो बहुत इजी और चीप रहते हैं, बहुत सस्ते होते हैं। मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में आपको लोन का इंस्टॉलमेंट या इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता है। सिक्योरिटी, यहाँ पे सिक्योरिटी की भी पूरी फुल फैसिलिटीज़ रहती है।
क्योंकि ये लोग अपनी कस्टमर से अपनी डायरेक्ट डील करते हैं। यहाँ पे बीच में कोई चेन सिस्टम या ब्रोकरेज का काम नहीं होता है। इस तरह से यहाँ पे डीमेरिट्स दिए हुए, डीमेरिट्स नॉट ईजी। यहाँ पर बैंकिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा लेंदी होती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देना पड़ते हैं, हर चीज़ का वेरिफिकेशन होने के बाद में ही आपका अमाउंट सेंक्शन होता है लोन्स के लिए। तो यहाँ पे ये इतना इजी नहीं है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आसानी से आके बैंक में लोन अप्लाई करे और उसे दूसरे दिन इमीडिएट बैंक लोन मिल जाए। ये सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के लिए डॉक्यूमेंटल प्रोसेस पे होता है। डॉक्यूमेंटल प्रोसेस अगर हमारी पूरी सही है, वेरीफाइड हो जाती है, क्लियर है, चेकआउट है, तो ही हमें यहाँ पे लोन अप्लाई हो पाता है। नेक्स्ट एक्सटेंशन ऑफ रीपेमेंट ऑफ पीरियड, मतलब यहाँ पर रीपेमेंट मतलब रीपेमेंट का जो सोर्सेस रहता है, मतलब आपको जो इंस्टॉलमेंट पे करनी रहती है, अगर एक इंस्टॉलमेंट चूक जाए तो दूसरे के समय में आपको पहली वाली को भी फुलफिल करना पड़ता है। यहाँ पर कभी भी इस इंस्टॉलमेंट को एडजस्ट नहीं किया जाता है। एडजस्ट यानी अगर आपकी सपोज साल भर की 10 इंस्टॉलमेंट है तो वो साल की 10 इंस्टॉलमेंट तो आपको एनी हाउ भरना ही है, चाहे तो आप वो अल्टरनेट भरो या एक साथ भरो या लास्ट में आप लमसम में पूरा पैसा भरो। पर यहाँ पे 10 से 8 या 9 आपको बैंक कभी पैसा एडजस्ट करके नहीं देगा कि ठीक है हमारे पास अगर पैसा नहीं है तो हम 10 की जगह 9 इंस्टॉलमेंट भर दे। ये चीज़ यहाँ नहीं होती है। तो यहाँ पे रीपेमेंट का एडजस्टमेंट भी बहुत एक लिमिट एरिया में होता है। स्ट्रिक्ट कंडीशंस, अगर हम सपोज किसी तरह से पैसा पे करने में समर्थ नहीं है, अमाउंट पे करने में समर्थ नहीं होते, कैपेबल नहीं है, तो बैंक के अकॉर्डिंगली बैंक की तरफ से स्ट्रिक्ट एक्शन भी ली जाती है उन पर्टिकुलर पर्सन्स के लिए। आगे दिया हुआ हाई कॉस्ट, तो यहाँ पर जो बोरो करते हैं हम, जो फंड बोरोइंग करते हैं, उधार लेते हैं, उसके ऊपर हाईली इंटरेस्ट पे करना रहता है, जो हर व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि अगर मध्यम वर्गीय व्यक्ति है जिसका बिजनेस बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड का है, मीडियम वे टर्म में अगर वो अपने बिजनेस को चला रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो उसमें कैपेबल नहीं होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे टर्म लोन फ्रॉम बैंक का मीनिंग भी देखा, मेरिट्स भी देखा और डीमेरिट भी देखा। अब हम लोग जो देखते हैं वो देखते हैं वर्किंग कैपिटल। प्रीवियस में हम लोगों ने फिक्स्ड कैपिटल देखी थी। फिक्स्ड कैपिटल और ब्लॉक कैपिटल सेम था। जो फिक्स्ड असेट्स को परचेज करने में इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो फिक्स्ड कैपिटल के क्राइटेरिया में आता है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल यहाँ पर इन शॉर्ट अगर हम समझे तो उन चीज़ों का कैश पेमेंट करना या उन एक्सपेंसेस को पेमेंट करना जो हमारे बिजनेस की डेली नीड्स में रिक्वायरमेंट में होते हैं। उसमें रॉ मटेरियल आ गया, वेजेस आ गई, सैलरी आ गई, साथ ही साथ में डेवलपमेंट करवाना, पैकेजिंग है, पैकिंग है, कार्टेज है, लोडिंग है, एडवर्टाइजिंग है, रिफ्रेशमेंट है, लाइटिंग है, रिफ्रेशमेंट है, बहुत सारे एक्सपेंसेस, वो सब खर्चे जो हमारे व्यापार को, हमारे बिजनेस को, हमारी कंपनी को चलाने के लिए डेली बेसिस पर हमें पूरे करना ही पड़ते हैं, वो काउंट होते हैं वर्किंग में। और वर्किंग कैपिटल का मतलब हिंदी में होता है चल पूंजी, मतलब जो पैसा हमेशा कम ज़्यादा, जो अमाउंट या जो फंड हमेशा कम ज़्यादा होता रहे या जिसका यूज़ हम लोग हमारे बिजनेस की डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कैश बेसिस पर करते हैं, वो हमारा काउंट होता है वर्किंग कैपिटल में। यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल की इम्पोर्टेंस क्या होती है, उसका महत्व क्या होता है। तो वर्किंग कैपिटल की अगर हम यहाँ पे इम्पोर्टेंस देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है इट मेंटेन्स एंड सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस कंसर्न। ये हमारे बिजनेस को मेंटेन रखती हैं, सॉल्व करती, कंसर्न्स को इजीली अवेलेबल करवाती हैं। सेकंड नंबर पे दिया हुआ है इट अट्रैक्ट कैश डिस्काउंट अर्निंग टू बिजनेस। यहाँ पर ही कैश डिस्काउंट की भी फैसिलिटी अवेलेबल करवाती, क्योंकि अगर हम समय समय पे व्यक्ति को पैसा देते हैं तो लेन देन के समय में हम और बार्गेनिंग कर सकते हैं, जिसे हम लोग कैश डिस्काउंट यहाँ पर कहेंगे। आगे दिया हुआ है इट हेल्प्स राइज फंड्स फॉर फ्यूचर ऑपरेशंस। फ्यूचर के लिए ये हमें फंड अवेलेबल करवाने में हेल्प करता है। इट इंक्रीज टू गुडविल ऑफ द कंसर्न, ये गुडविल को भी डेवलप करने में हेल्प करता है। इट इंक्रीज द मॉरल ऑफ द कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। अगर हम कैश ट्रांजेक्शन सही से समय पर करते हैं तो इस तरह से यहाँ पर एम्प्लॉयर को भी फैसिलिटीज़ रहती हैं और यहाँ पर उसका एम्प्लॉय भी मोटिवेट रहता है और अपनी परफॉर्मेंस का बहुत अच्छी से करता है। तो यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंस है, जिसके 10 पॉइंट दिए हुए, यानी 4 to 5 पॉइंट आप लोगों को अपनी कॉपी में इसके लिखना है। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है फैक्टर्स डिटर्मिनिंग ऑफ द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल के ऊपर डिपेंड करते हैं, वर्किंग कैपिटल को स्टैक करते हैं। तो इसमें फर्स्ट दिया हुआ है नेचर ऑफ बिजनेस, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, लेंथ और पीरियड, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। आगे दिया हुआ है सीजनल वेरिएशंस, ट्रेडिंग पॉलिसी ऑफ द फर्म, फ्यूचर प्लान्स,
efficiency of management, rate of growth of business, means of transport and communication, banking facilities, future plans, efficiency of management, ट्रेडिंग पॉलिसी ऑफ द फर्म। इस तरह से यहाँ पे इसके 17 पॉइंट दिए हुए हैं। इन्हीं 10 पॉइंट आप लोगों को इसकी कॉपी में लिखना है। आगे हम लोगों को यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का डिफरेंसेस दिए हुए, ये 5 के 5 एज इट इज आपको लर्न करना है। इसमें कुछ भी आपको कम ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि 5 ही पॉइंट दिए और वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल को हम लोगों ने बहुत डिटेल में सेपरेटली भी पढ़ा है, इसलिए इसके पॉइंट्स एज इट इज आप लोग कंप्लीट करेंगे। आगे अब यहाँ पे हमारा दिया हुआ है सोर्सेस ऑफ वर्किंग कैपिटल और शॉर्ट टर्म फाइनेंस। क्या क्या सोर्स होते हैं वर्किंग कैपिटल हमें कहाँ से अवेलेबल होती है, या शॉर्ट टर्म जो फाइनेंस रहता है, लॉन्ग टर्म पढ़ लिया है, मीडियम टर्म पढ़ लिया है और अब हम पढ़ रहे हैं शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस की क्या क्या सोर्सेस होते हैं, ये कहाँ से हमें अवेलेबल हो पाता है शॉर्ट टर्म फाइनेंस। तो उसमें दिया हुआ है बैंक क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट, इंस्टॉलमेंट, कस्टमर एडवांस, सेल्स ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल, अदर सोर्सेज। वी शैल डिस्कस द वन बाय वन, मतलब अब हम यहाँ पे इनको डिस्कस कर रहे हैं एक एक को वन बाय वन। बैंक क्रेडिट यानी बैंक में जमा यहाँ पे बैंक क्रेडिट है। तो यहाँ पे दिया हुआ है बैंक पे अ वाइटल रोल ऑफ द प्रोवाइडिंग टू शॉर्ट टर्म फाइनेंस और वर्किंग कैपिटल। बैंक्स प्रोवाइड सिक्योर्स लोन्स एंड अनसिक्योर्ड लोन। बैंक जो रहती हैं यहाँ पर वो हमें अपने बिजनेस के लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंस अवेलेबल करवाती है, वर्किंग कैपिटल अवेलेबल करवाती है। यहाँ पे बैंक के जो लोन रहते हैं वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड लोन और एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। द शॉर्ट टर्म फाइनेंस असिस्टिंग प्रोवाइड बाय द बैंक्स इन द फॉलोइंग टर्म्स। लोन्स, सबसे पहले बैंक लोन की फैसिलिटीज अवेल करवाता है अपने कस्टमर के लिए, जिसका पेमेंट हमें जो अमाउंट पे करनी रहती है, बैंक के पैसों को हम लोग जो चुकाते हैं वो इंस्टॉलमेंट बेसिस पर होती है। आगे दिया हुआ है क्रेडिट लिमिट। हर व्यक्ति का फाइनेंशियल कैटेगरी, हर व्यक्ति के फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर डिपेंड करेगा उसके कि उसको हमें कितना लोन हम दे सकते हैं। व्यक्ति की अगर फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है कि वो इजीली बैंक का पैसा इंस्टॉलमेंट के बेसिस पर चुका सकता है, तो उसका लोन उसके फाइनेंस के अकॉर्डिंग नहीं होता है। अगर हमारे पास में फाइनेंसिंग की जो एक कैपेबिलिटी है वो कम है और अगर हमें लोन ज़्यादा चाहिए तो बैंक हमारे लोन को पास नहीं करती, क्योंकि हमारे पास में चुकाने का सोर्स इतना नहीं है कि हम बैंक के इंस्टॉलमेंट टाइम टू टाइम पे कर पाए। तो यहाँ पर बैंक अपने हमारे फाइनेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे पैसा अवेलेबल करवाती है, लोन अवेलेबल करवाती है। कैश क्रेडिट, यहाँ पर हमेशा जो रीपेमेंट रहता है बैंक का वो कैश बेसिस पर रहता है, इंस्टॉलमेंट बेसिस पर रहता है। मतलब यहाँ पर आप जब भी पैसा कंपनी बैंक का चुकाते हो तो वो कैश के माफिक ही होता है। सेकंड नंबर पे दिया हुआ ओवरड्राफ्ट की भी फैसिलिटीज बैंक में रहती है। फिर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, यहाँ पर हमारे जो भी बिजनेस से रिलेटेड जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इन्हें प्रोमिसरी नोट्स हुए, हुंडीज हुई और अदर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंशन होते हैं। और उसी के साथ साथ में बैंक डिपॉजिट जो रहती है, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ये सब चीज़ें जैसे जैसे आप लोग आगे अकाउंट्स में पढ़ेंगे तो बिल्स रिसीवेबल है और आपको सारे बिल्स से रिलेटेड सारी चीज़ें पता चलेगी। तो इन बिल्स के ऊपर बैंक हमें डिस्काउंट भी प्रोवाइड करवाती है। तो ये था हमारा बैंक क्रेडिट। अब हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट में तो हमारा होता है नेचर ऑफ द फर्म। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है ट्रेड क्रेडिट इज एन अरेंजमेंट इन विच इज सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, कंपोनेंट्स, स्टोर्स, प्लांट्स, पार्ट्स, फिनिशिंग गुड्स एक्सेट्रा। मतलब यहाँ पे ट्रेड क्रेडिट यानी हमारे व्यापार से संबंधित चीज़ों को, व्यापार से संबंधित सारी व्यवस्थाओं को जो समय पे एक दूसरे की चेन के द्वारा पूरा करें, वो हमारा कहलाएगा ट्रेड क्रेडिट। मतलब व्यापार करना, बिजनेस करना, तो बिजनेस में हमारे रॉ मटेरियल मतलब कच्चे माल को खरीदने से लेके लास्ट तक मार्केट में फर्निशिंग, फिनिशिंग होने के बाद वो सेलिंग होने तक की प्रोसेस चेन बाय चेन चलती है। कच्चा माल खरीदेंगे, कच्चा माल आएगा, उसकी फिनिशिंग होगी, एक्चुअल प्रोडक्ट बनेगा, उसकी लेबलिंग होगी, पैकेजिंग होगी, पैकिंग होगी, कलर डिजाइन होगा, मार्केट में एडवर्टाइजमेंट होगा और एडवर्टाइजमेंट होने के बाद में सेलिंग होगी। तो ये सारी चीजें एक के बाद एक क्रम वाइज चलती हैं, सीरियस वाइज चल रही है। उस सीरियल के अकॉर्डिंगली ही हम लोग प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप करते हैं और ये सब चीजें चेन बाय चेन चलती हैं। एक के बाद आप लाते से, कच्चा माल लाते से आप वहां पे उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हो कि हमने ये माल बनाएंगे और ये माल आपको खरीदना है। कच्चे माल को लाने के बाद में उसको फिनिशिंग देने के बाद हमें प्रोडक्ट करना पहले जरूरी है और उस प्रोडक्ट का ही हम एडवर्टाइजमेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पे ट्रेड क्रेडिट में यही सब चीजें होती है कि ये सब एक दूसरे पर डिपेंड रहता है और स्टेप बाय स्टेप चेन सिस्टम में ये सारी प्रोसेस काम करती है।
अब आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्रेडिट में नेचर ऑफ द साइज ऑफ द फर्म, क्रेडिट वर्थनेस ऑफ फर्म, एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज ऑफ फर्म, पॉलिसी और ट्रेड क्रेडिट सप्लायर्स, इकोनॉमिक कंडीशन, ये सारी कंडीशन हमारी ट्रेड अकाउंट में आती है। आगे दिया हुआ इंस्ट्रूमेंशनल क्रेडिट। इंस्ट्रूमेशनल क्रेडिट जो हमारा अकाउंट होगा वो रहेगा इंस्ट्रूमेशनल क्रेडिट जस्ट लाइक जो हमारे बिजनेस में कैपिटल फंड को अवेलेबल करवा रहा है। बिजनेस फॉर्म परचेज कैपिटल गुड्स, ब्रैकेट में दिया हुआ है मशीनरी, इक्विपमेंट्स, फर्नीचर एक्सेट्रा। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों का पेमेंट जब हम बैंक के थ्रू करवाते हैं तो यही हमारा अकाउंट हो जाएगा इंस्टॉलमेंट क्रेडिट में। इंस्टॉलमेंट क्रेडिट मतलब हम जब किसी भी चीज़ को परचेज करते तो उसका पैसा हम एक साथ पूरा पैसा ना चुकाते हुए हम हिस्सों में चुकाते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में चुकाते हैं, तो उसे हम बोलेंगे इंस्टॉलमेंट, और वही हमारी कहलाती है इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। मतलब हमने चीज़ों को खरीदने के बाद उन वस्तुओं का उपयोग करना तो शुरू कर दिया है, उन गुड्स को हम वेराइटीज को परचेज कर आए तो उसका तो यूज़ हमने स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसका यूज़ करने के पहले हम लोग उसका अमाउंट नहीं दे रहे, अमाउंट हम लोग जो है वो टुकड़ों टुकड़ों में दे रहे हैं, तो वही हमारा कहलाएगा इंस्टॉलमेंट क्रेडिट, मतलब किश्तों में भुगतान करना। कस्टमर एडवांसेस, तो और कस्टमर सेलर जो रहता है वो हमारे बीच में जो भी मतलब सेलिंग से पहले की जो एक प्रोसेस रहती है वो कस्टमर की एडवाइस रहती है कि कस्टमर को क्या चाहिए, कैसा चाहिए, क्या वैरायटी वो चाहता है, उसको क्या ऑप्शंस चाहिए। इन ऑप्शंस को पूरा करने के लिए हम लोग कस्टमर से उसकी राय जानते हैं, कस्टमर की एडवाइस जानते हैं और फिर हमारी नीड को पूरा करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है सेल्स ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल, तो सेल्स ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल मतलब जो हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट बेसिस पर जो भी चीज़ परचेज करी है, उस परचेज करने के बाद में हम लोगों को वहाँ पे सेलिंग जब हमारी पूरी रिसीव हो जाती है, जिस चीज़ को हमने बेचा और उस बेची हुई वस्तु के ऊपर हमें जब पूरा पैसा इंस्टॉलमेंट रिसीव हो जाती है तो वो हमारा अकाउंट्स रिसीवेबल में काउंट हो जाएगा। और अदर सोर्सेज में दिए हुए यहाँ पर अदर सोर्सेज में जो दिया हुआ है वो है पब्लिक डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट हम लोग पढ़ चुके हैं, प्लगिंग बैंक्स ऑफ प्रॉफिट, बैंक प्रॉफिट्स भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से यहाँ पे अदर सोर्सेज तक का पार्ट आज हम लोगों ने कंप्लीट किया है। यहाँ तक का वर्क आप सभी स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में नोट करेंगे। लर्निंग पे आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक असाइनमेंट कंप्लीट नहीं करे हैं वो असाइनमेंट प्लीज़ टाइम पे सबमिट करिए। क्वेश्चन सारे आप लोगों को बुक में इजीली मिल जाएंगे। पूरा हम लोगों ने जो असाइनमेंट के 5 क्वेश्चंस दिए हैं वो पूरे आपको बुक में एज इट इज़ मिलेंगे। आप प्लीज़ असाइनमेंट टाइम पे कंप्लीट करके सेंड करो और साथ ही साथ में लर्निंग पे ध्यान दो, क्योंकि आप लोगों को नोटिस आ चुका है कि दिसंबर फर्स्ट वीक में आप लोगों का हाफ ईयरली एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है। तो उस हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए हमें अभी से लर्निंग पे ध्यान देना ज़रूरी है। तो आप लर्निंग अच्छी से करिए, टाइमली अपना वर्क कंप्लीट करिए और असाइनमेंट को आप जल्द से जल्द सेंड करके मुझे कल तक सेंड करिए, क्योंकि 10 से 11 तारीख तक आप लोगों को कंप्लीट करके उसे प्रोवाइड करना है। तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे अदर सोर्सेज के बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ, असाइनमेंट आप लोगों को टाइमली कंप्लीट करना है। कल तक आप लोगों को असाइनमेंट सबमिट करना है, लर्निंग करनी है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं वर्किंग कैपिटल। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को हम कितने पार्ट्स में, कितने एरियाज में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट कैटेगरी दी हुई है वर्किंग कैपिटल की, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। सेकंड दिया हुआ है नेट वर्किंग कैपिटल। थर्ड दिया हुआ है रेगुलर वर्किंग कैपिटल। फोर्थ है सीजनल वर्किंग कैपिटल और फिफ्थ है परमानेंट वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे 5 कैटेगरीज में वर्किंग कैपिटल को डिवाइड किया है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होती है हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मीन्स टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ अ फर्म इन करंट एसेट्स। बाय करंट एसेट्स वी मीन दोज एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर कन्वर्टिंग इनटू कैश। करंट एसेट्स वो एसेट्स होती है, या ग्रॉस वर्किंग कैपिटल वो एसेट्स होती है, वो कैपिटल होती है जो करंट एसेट्स में काउंट होती है। और करंट एसेट्स क्या होती है? करंट एसेट्स वो होती है जो हमेशा अप एंड डाउन होती रहती है, जस्ट लाइक कैश और बैंक बैलेंस। कैश और बैंक बैलेंस कभी भी फिक्स्ड नहीं होता है। कैश का यूज़ भी हम हमारी डेली लाइफ में हर जगह पे करते ही हैं, बिजनेस में हो चाहे पर्सनल लाइफ हो। साथ ही साथ में बैंक बैलेंस का भी यूज़ हमें हर जगह करना ही होता है हमारे ट्रांजेक्शन को फुलफिल करने के लिए। तो वो काउंट हो जाते हैं करंट एसेट्स में। और करंट एसेट्स जो रहती है वही होती है वर्किंग कैपिटल के ऊपर, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल के ऊपर डिपेंड। अब यहाँ पे दिया हुआ है कन्वर्टिंग इनटू कैश। द एग्जांपल ऑफ करंट एसेट्स आर
रॉ मटेरियल इन द केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फर्म। अब रॉ मटेरियल जब हम फुलफिल लेकर आते हैं, पूरा कंप्लीट रॉ मटेरियल लेके आते हैं, और जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन हमारा होता जाता है, जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता जाता है, तो रॉ मटेरियल भी हमारा क्या होता जाता है, कम होता जाता है। आगे दिया हुआ है फिनिशिंग गुड्स इन द केस ऑफ ट्रेडिंग फर्म। फिनिशिंग गुड्स, जो माल रेडी हो चुका है, जो प्रोडक्ट कंप्लीट हो चुका है, रॉ मटेरियल से डेवलप होकर कंप्लीट प्रोडक्ट में आ चुका है, तो वो जैसे जैसे सेलिंग होगी तो उसकी भी कॉस्टिंग कम होती जाएगी, उसका भी वैल्यूएशन कम होता जाएगा, तो वो करंट में काउंट हो जाएगा। इट कैन बी क्लासिफाइड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अब यहाँ पे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल हम किस तरह से निकाल सकते हैं, एक इक्वेशन दिया हुआ है। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश्ड गुड। इन तीनों का अगर कुछ भी कॉम्बिनेशन हमारे पास रहता है तो वो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में काउंट होगा। आगे दिया हुआ है नेट वर्किंग कैपिटल। तो नेट वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू अमाउंट विच इज डिवाइडेड बाय डिडक्टिंग करंट लाइबिलिटीज फ्रॉम द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। मतलब वो एक्चुअल कैपिटल, वो नेट वर्किंग कैपिटल जो ग्रॉस करंट कैपिटल को माइनस करती हैं, डिडक्ट करती हैं, तो वही हमारी कहलाती हैं नेट वर्किंग कैपिटल। अब नेट वर्किंग कैपिटल के लिए हमारे पास में दिया हुआ है इसका इक्वेशन, नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ब्रैकेट में दिया हुआ है करंट एसेट्स माइनस में करंट लाइबिलिटीज। मतलब करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ को जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास जो भी एक्चुअल अमाउंट बचेगी, जो भी अमाउंट हमारे पास में जो पार्ट्स आएगा निकल के, वो काउंट होता है नेट वर्किंग कैपिटल में। अब हम लोग पढ़ रहे हैं रेगुलर वर्किंग कैपिटल। रेगुलर वर्किंग कैपिटल रेफर्स दैट कैपिटल विच यूज्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज रेगुलरली। रेगुलर बिजनेस की एक्टिविटीज़ को जो परफॉर्म देती है, परफॉर्मेंस करते हैं हम जिसके बेसिस पर वो हमारी कहलाएगी रेगुलर वर्किंग कैपिटल। आगे दिया हुआ है सीजनल वर्किंग कैपिटल। सीजनल वर्किंग कैपिटल इज दैट कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड इन अ ईयर। फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल रिक्वायर्ड बाय अ शुगर फैक्ट्री टू मीट बाय सीजनल डिमांड ऑफ शुगर केन, इट कैन बी क्रशिंग सीजन। यहाँ पर दिया हुआ है सीजनल वर्किंग कैपिटल, यानी जब किसी बिजनेस को हम सीजन पे ही करते हैं, सीजनेबल बिजनेस जो हमारा रहता है वो टाइम टाइम पे ही होता है, तो सीजनेबल बिजनेस की डिमांड और रिक्वायरमेंट और जो उसके लिए हमें रॉ मटेरियल मिलना है वो हमें उसी समय पे अवेलेबल हो पाता है, तो वो हमारा काउंट हो जाएगा सीजनल वर्किंग कैपिटल में। परमानेंट वर्किंग कैपिटल। तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू अ सर्टेन मिनिमम लेवल ऑफ करंट एसेट्स विच आर इसेंशियल फॉर द फर्म टू कैरी ऑन इट्स बिजनेस। मतलब परमानेंट वर्किंग कैपिटल वो होती है जो हमारे बिजनेस को हमेशा कैरी करती है, परमानेंट रहती है, फिक्स्ड एसेट्स के बेसिस पर वो रहेगी, और इसमें हमारी सभी तरह की चीज़ें आ जाएंगी, इसेंशियल सर्विसेज भी आ जाएंगी, इसेंशियल प्रोडक्ट्स भी आ जाएंगे, और सभी तरह की इसमें फैसिलिटीज़ हमें काउंट करनी रहती है। अब यहाँ पे दिया हुआ है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। यहाँ पे GDRS क्या होता है, तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स वर introduced in 1990. It is innovative by Citibank, which is globalization of capital market. GDRS expand outside the US market. मतलब GDRS क्या होता है, ये 1990 में लॉन्च हुआ है, स्टार्टिंग हुई है इसकी नेशनल सिटी बैंक की तरफ से, और ये कैपिटल मार्केट को बढ़ावा देता है, कैपिटल मार्केट को आगे लेकर आता है, और साथ ही साथ में ये आउटसाइड UK US मार्केट जो रहते हैं उनकी भी प्रोग्रेस के लिए या उनकी भी ग्रोथ के लिए सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे GDRS का तो इतना नहीं है, आप GDRS को बस एक बार सेल्फ रीडिंग कर लेना, GDRS वाले पूरे पॉइंट को आप एक बार सेल्फ रीडिंग कर लेना। यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं GDRS वो रहता है जिसका 1990 में जिसका स्टार्टिंग किया गया है सिटी बैंक की तरफ से, US मार्केट को ये सपोर्ट करता है, मतलब बाहर की मतलब इंटरनेशनल मार्केट हम जिसे बोल सकते हैं उसके लिए सपोर्ट करता है, उसके लिए इसका सिस्टम लॉन्च किया गया है। अब ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स मीन्स मैनी इंस्ट्रूमेंटेड इन फ्रॉम अ डिपॉजिटरी रिसिप्ट सर्टिफिकेट्स क्रिएटेड बाय over areas depository bank outside India and issued non-resident investor against the issue of ordinary share of foreign currency। मतलब यहाँ पे ये जो GDRS होता है, ये GDRS का मेन मोटो क्या होता है कि बाहर के आउटसाइडर एरियाज़ को सपोर्ट करना, उनके मनी ट्रांजेक्शन में हेल्प करना,
उनके मार्केट प्रोडक्शन को हेल्प करना। पूरी तरह से ये आउटसाइडर एरियाज़ के लिए ये बनाया जाता है, जो बाहर से करने वाले बिजनेस को सपोर्ट करता है, जिसमें आप अपनी करेंसी भी चेंज करवा सकते हो, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडिया में रुपया चलेगा और सामने वाले के यहाँ पे अगर डॉलर पौंड और कुछ चल रहा है तो वो उसको कन्वर्ट करने में भी पूरी तरह से हेल्प करेगा। तो यही हमारा GDRS होता है। यहाँ पे GDRS का एक पूरा एक पैराग्राफ दिया हुआ है। ये पैराग्राफ आप लोग सेल्फ रीड करेंगे, ये मीनिंग से रिलेटेड है। यहाँ पे हम लोग GDRS की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। तो पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स, यहाँ पे GDRS का मेन मोटो जो रहता है वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स का यूज़ करने के लिए पार्टिसिपेट करना होता है। सेटलमेंट, GDRS जो रहता है वो बाहर के इंटरनेशनल लेवल को भी सेटलमेंट करने में हमें हेल्प करता है। लिस्टिंग इज मतलब यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज, बोर्ड ऑफ एक्सचेंज में भी ये अपने यहाँ पे बाहर की कंपनियों को रजिस्टर्ड करने में हेल्प करता है, लिस्टिंग करवाता है उनकी। मतलब जो कंपनियाँ अपने प्रोडक्शन को इंडिया में या कहीं और बाहर सेल करना चाहती हैं, जो अपना पूरी तरह से परचेसिंग और सेलिंग करना चाहती है, तो वो उनकी लिस्ट में यहाँ पे उनको रजिस्ट्रेशन करने में हेल्प करता है। ट्रेडिंग जब उनकी लिस्टिंग हो जाती है, मतलब उनका जब नाम फाइनली लिस्ट में आ जाता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में इंटरनेशनल बिजनेस के लिए, तो उन्हें ट्रेडिंग के लिए भी हेल्प मिलती है, बिजनेस को सपोर्ट करता है। साथ में दिया हुआ द डिविडेंड्स रिस्पेक्ट टू द शेयर्स, मतलब यहाँ पे करेंसी ओनली। यहाँ पर ये जो बाहर की इंडिया के बाहर के जो भी सोर्स रहेंगे, जो हमारे यहाँ पे इंडिया में बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो जब हमारे किसी भी कंपनी के शेयर्स को या डिविडेंड्स को परचेज करना चाहते हैं, तो उस परचेसिंग और सेलिंग में उन्हें सिर्फ और सिर्फ इंडियन करेंसी का ही यूज़ करना रहेगा। मतलब जब भी वो यहाँ पे शेयरिंग करेंगे तो उन्हें इंडिया के अकॉर्डिंगली अमाउंट को पे करना रहेगा। इंडिया में रुपया चलता है तो उन्हें इंडिया के रुपए में पहले अपनी करेंसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर वो उस जगह का अमाउंट पे कर पाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे इसके 6 एडवांटेजेस है, तो इसमें से एनी 3 एडवांटेजेस आप लोग कर लेना। यहाँ पे दिया हुआ है ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब हम लोग एडवांटेजेस देख रहे हैं GDRS के। तो GDRS में लो कॉस्ट, सबसे पहले तो यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल मार्केट होने के कारण इनकी जो कॉस्टिंग रहती है वो लो रहती है, क्योंकि एकदम से अगर वो हायर कॉस्टिंग पे अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उतना उनको प्रोडक्शन में और मार्केटिंग में सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ उनकी जो कॉस्टिंग रहती है वो स्टार्टिंग में लो रहती है। हाई इमेज ऑफ द कंपनी के लिए इनका जो एक सपोर्ट रहता है, जो एक इमेजिनेशन रहता है वो हायर लेवल पर होता है, हायर इमेजिनेशन होता है। आगे दिया हुआ है बेटर शेयर वैल्यू। बेटर शेयर वैल्यू में भी आपका यही रहेगा कि इनकी जो शेयर की जो कॉस्टिंग रहती है वो इंटरनेशनल मार्केटिंग होने के कारण हायर रहती है। इंडिया के शेयर्स की वैल्यू से कंपेयर अगर किया जाए तो बाहर के इंटरनेशनल लेवल पे इनकी मार्केटिंग जो रहती है वो ज़्यादा रहती है। फेथफुली फ्री फ्रॉम डिलीवरी एंड सेटलमेंट प्रॉब्लम, यहाँ पर ये आउट ऑफ इंडिया में होने के कारण इनकी जो भी डिलीवरी चार्जेस रहते हैं वो यहाँ के लिए बल्क में होने पर फ्री ऑफ कॉस्टिंग रहते हैं। आगे दिया हुआ रिडक्शन रिड्यूसिंग फॉरेन एक्सचेंज बैंक, it is generally demonstrated in US dollars and so it reduced the foreign exchange risk को ये हमेशा कम करने में हेल्प करता है। liquidity market for most of this script is more liquid and therefore facilitates faster entry than exit। लिक्विडिटी रहती है इजीली, इसमें किसी भी तरह का चेंजेस करने में हमें सिटी बैंक की तरफ से, जो आउटसाइडर एरियाज़ को पूरा सपोर्ट करती है, उनकी तरफ से हमें फुल सपोर्ट रहता है। आगे GDRS के डिसएडवांटेजेस दिए हुए हैं, तो ये तो एज इट इज़ आप लर्न कर लेना। अब आगे दिया हुआ है अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट्स पूरी जो रहेगी ADR ये सेम रहेगी। अमेरिकन यानी बाहर के आने वाली कंट्रीज़ को जो सपोर्ट कर रहा है, तो इसको आप एक बार सिर्फ सेल्फ रीडिंग कर लेना। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा आज लेसन कंप्लीट हुआ है। आप लोगों को अगर कुछ भी क्वेरी आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हमारा लेसन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक का वर्क आप लोग प्लीज़ कंप्लीट करो। मैं बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ कि अपना वर्क टाइमली कंप्लीट करें और मेनली लर्निंग पर आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना है, ताकि आप लोग हाफ ईयरली एग्ज़ाम में अपना बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस दे पाओ।
क्योंकि हाफ ईयरली एग्ज़ाम मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे कहा था कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम आप लोगों की 6 मंथली एग्ज़ाम जो है वो एग्ज़ाम दिवाली के बाद में हो जाएगी दिसंबर फर्स्ट वीक में, और उसमें 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, इसलिए हम लोगों को लर्निंग बहुत अच्छे से करनी है।